हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने 2 पेजेस तक कर लिए थे वन लाइनर के कंसेप्ट में। तो उसके अंदर हमारा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रह गया था, टेप रिकॉर्ड्स ऑफ स्पीचेज आर डॉक्यूमेंट्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 कि टेप रिकॉर्डेड जो होते हैं जो उसमें वर्ड्स बोले जाते हैं वो भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं तो सेक्शन 3 के अंदर इनको फॉल किया गया है। तो चलो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि क्या है वो। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, मैं आपको समझाती हूँ। एक लैंडमार्क केस आया था। अगर आपके पास यूनिवर्सल का जो बेयर एक्ट है तो उसके अंदर आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, सेक्शन 3 के कमेंट्स में आपको मिलेगा। तो सबसे पहला जो केस आएगा यहाँ पर, हम उस केस की अगर बात करें तो उस केस का नाम है, वो आगे भी वन लाइनर के नोट्स में आएगा पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो हम इसको समझ लेते हैं। ये केस जो है आर एम मलकानी वर्सेस, ये इंपॉर्टेंट केस है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट केस है। ये केस जो आया था ये 1973 में आया था और ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस है। इस केस में जो था वो कॉन्टेम्परेनियस टेप रिकॉर्ड जो होता है उसकी बात की गई थी। कॉन्टेम्परेनियस क्या होता है कि एक ही टाइम पीरियड में जो चीज़ें घटित होती है उसको बोला जाता है कॉन्टेम्परेनियस। इसमें ये बोला गया था कि मैं बेरेक्ट से करवा रही हूँ, कॉन्टेम्परेनियस टेप रिकॉर्ड इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंदर एडमिसिबल है इफ द कन्वर्सेशन इज रेलेवेंट टू द मैटर इशू। अब यहाँ पर कह रहा है कि रेलेवेंट होना चाहिए और मैटर इन इशू में होना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब क्या है कि एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से इस कदर जुड़े हुए हैं कि वो जो है एक सिमेट्री तैयार कर देते हैं तो रेलेवेंट माना जाता है। मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है। अब अगर ये कह दिया जाए कि सी जो है उसने ए को मर्डर करते हुए देखा, तो ये क्या एक रेलेवेंट फैक्ट है, इसके साथ ये डील करता है। लेकिन सी जो है कई दिन पहले ए से मिला था तो ये क्या है, नॉट रेलेवेंट है, तो वो रेलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो या तो वो रेलेवेंट होना चाहिए कॉन्टेम्परेनियस टेप रिकॉर्ड, या मैटर इन इशू। मैटर इन इशू क्या होता है कि वन पार्टी एक्सेप्ट एंड सेकंड पार्टी डिनाई। एक पार्टी किसी फैक्ट को एक्सेप्ट कर रही है और दूसरी उसको मना कर रही है, तो उस मैटर इन इशू के अंदर भी जो है वो डील करना चाहिए, तब हम उसको मानेंगे कि वो एडमिसिबल है। देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइस, और जो वॉइस है वो उसी व्यक्ति की है। आज के टाइम में क्या है कि वॉइस चेंज हो जाती है, तो आज के टाइम में उसको परफेक्ट चेक करना इंपॉर्टेंट है कि क्या ये वॉइस जो है वो उसी व्यक्ति की है, क्या उस वॉइस को कहीं इरेज तो नहीं किया गया, क्या किसी दूसरे की वॉइस को ऐड तो नहीं किया गया। तो अगर ये ऐसी कुछ चीज़ें उसमें आती है तो वो क्या माना जाएगा, वो एक एडमिसिबल टेप रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट होगा, एडमिसिबल वो माना जाएगा इस कंडीशन में। तो आर.एम. मलकानी का केस पूछा जाता है, द फर्स्ट लैंडमार्क केस रिलेटिंग टू टेप रिकॉर्ड्स, और इन विच कॉन्टेम्परेनियस टेप रिकॉर्डिंग की बात की गई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट केस की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर तुकाराम एस डिगोले। देखिए मैं अलग से कहीं नहीं करवा रही हूँ, इतना मुझे माइंड में भी नहीं है, लेकिन मैंने बेयर एक्ट की हेल्प लिए, तो आप भी अपना यूनिवर्सल का बेयर एक्ट देख सकते हो। वर्सेस मानिकराव शिवाजी, वर्सेस मानिकराव शिवाजी कोकली। ये जो केस आया था ये 2010 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है। इस केस में क्या था, इसमें ये बात कही गई कि टेप रिकॉर्ड्स ऑफ स्पीचेस आर डॉक्यूमेंट्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 3। देयर इज ऑल्सो नो डाउट दैट द न्यू टेक्निक्स एंड डिवाइसेस आर ऑर्डर ऑफ द डे। इसमें कोई शक और संदेह नहीं है कि आजकल नई टेक्निक आ गई है, नए डिवाइस आ गए हैं। ऑडियो इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की जा सकती है, हो सकता है उसको टेम्पर किया जाए, उसके साथ कोई छेड़खानी की जाए। अगर वो छेड़खानी की जाती है तो उस टाइम में उसकी एक्यूरेसी को डिसाइड करना, उसके ऑथेंटिकेशन को डिसाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप उसे कंफर्म करके जो है फिर ही उसको एविडेंस में ले सकते हो। तो ये बात जो है तुकाराम एस डिगोले के केस में किया गया है। इसे जो है एक टर्म यूज होती है, उस टर्म का नाम है रूल ऑफ प्रूडेंस,
कि रूल ऑफ प्रूडेंस की बात की गई है। ये रूल ऑफ प्रूडेंस है कि सब कुछ चेक करने के बाद ही उसको हम डॉक्यूमेंट और एविडेंस की कैटेगरी में एडमिसिबल करेंगे। तो कई बार पूछा जाता है कि रूल ऑफ प्रूडेंस को कौन से केस में डिस्कस किया गया था, तो रूल ऑफ प्रूडेंस को जो है वो तुकाराम के केस में एलॉबरेट किया गया था। तो ये बात जो है आपको माइंड में रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेप रिकॉर्ड्स का जब स्पीच की बात आएगी तो हम दो इम्पोर्टेंट केस को याद रखेंगे, आर.एम. मलकानी का केस और तुकाराम एस.डी. गोले का केस। अब नेक्स्ट आज का जो हमारा वन लाइनर कंसेप्ट है, आइडेंटिफिकेशन बाय फोटो इज एडमिसिबल इन एविडेंस। देखिए जब टेप रिकॉर्डेड को उसमें इंक्लूड कर लिया गया तो जो फ़ोटो की जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी जो है उसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन एक केस आया था, उस केस में ये बात कही गई थी कि देयर इज़ नो लीगल प्रोविज़न दैट आइडेंटिफिकेशन बाय फोटो इज़ नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, कि ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ़ोटो को जो है एडमिसिबल नहीं मानेंगे एविडेंस के अंदर। तो इसके लिए आप केस का नाम नोट कर लीजिए। उस केस का नाम है आपका उमर अब्दुल शकीर, केस है आपका उमर अब्दुल शकीर, शकीर या शकूर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, वर्सेस इंटेलिजेंट ऑफिसर एमसी ब्यूरो। इस केस को आप यूनिवर्सल के बेयर एक्ट में कमेंट में अच्छे से पढ़ सकते हो, वहाँ ये दिया हुआ है। फिर एक और टर्म इम्पोर्टेंट है फाल्सस इन उनो, फाल्सस इन ओमनिबस, कि फाल्सस इन उनो और ओमनिबस जो है वो अप्लीकेबल रूल नहीं है इंग्लिश लॉ का। फाल्सस इन उनो और फाल्सस इन ओमनिबस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये एविडेंस का रूल नहीं है। फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग, कि फॉल्स इन यूनो का मतलब अगर कोई एक ही चीज़ में झूठी चीज़ है तो उसको आप हर चीज़ के लिए झूठा नहीं कह सकते। कोई भी चीज़ है वो एक में गलत है तो इसका मतलब वो सभी में गलत नहीं हो सकती। एक महिला जो है वो चोरी करती है तो ज़रूरी तो नहीं कि उसका करैक्टर जो है वो लूज हो गया है। चोरी करना वो क्रिमिनल माइंड की है तो इसका मतलब ये नहीं कि अदर केसेस भी उसके ऊपर आप थोप दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ हॉस्टाइल विटनेस होली इज इम्प्रॉपर, कि अगर आप जो विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, हॉस्टाइल विटनेस का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी पहले कोई स्टेटमेंट दे चुका था और अब वो है दूसरी, पहले तो जो था वो प्रोसिक्यूशन की साइड से उसने स्टेटमेंट दिया लेकिन अब वो डिफेंस के फेवर में स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको आप हॉस्टाइल विटनेस कहोगे। सेक्शन 154 इसकी बात करता है एविडेंस एक्ट की, जो पूरी तरह से इम्प्रॉपर है, कहता है वो पूरी तरह से इम्प्रॉपर है। उसको आप अगर कह देते हो कि हम उसको दूसरे एविडेंस में नहीं लेंगे क्योंकि ये हॉस्टाइल हो चुका है तो वो एक सही बात नहीं है, वो एक गलत बात है। तो उसको दूसरे एविडेंस के लिए आप ऐड कर सकते हो, उसको मना नहीं कर सकते। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्टाइल विटनेस का। एविडेंस एक्ट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। जो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जैसे कोई बीडीपी ऑफिस के सामने है, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, वहाँ पर एडमिसिबल नहीं है, अप्लीकेबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उसको वहाँ पर भी लागू करवाया जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रोसीडिंग अंडर इनकम टैक्स के जो मैटर्स हैं, लैंड एक्विजिशन के जो मैटर्स हैं या डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है, वहाँ पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता दोबारा हम इसको पढ़ने की जरूरत है। In civil cases, balance of convenience of preponderance of probability is required, but in criminal cases, prosecution has to prove case without reasonable doubt. क्रिमिनल केस के अंदर अगर हल्का सा भी डाउट क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पर एक्यूज को बरी किया जाता है, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके लिए हज़ारों दोषी बच जाएं। तो मोस्टली क्या होता है कि जो प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके अंदर डिफेंस हल्का सा एक डाउट क्रिएट कर देता है कि ये वो एक्यूज़ के ने काम नहीं किया, क्राइम नहीं किया। तो वहाँ पर हल्का सा अगर डाउट पड़ गया तो उस मैटर में भी क्या माना जाएगा कि वो जो केस है उसमें बरी हो जाता है। लेकिन सिविल केस में प्रोबेबिलिटी पर केस चल रहा है कि हाँ ये संभावनाएं हो सकती हैं, बैलेंस देखा जाएगा कि दोनों पार्टीज़ के एविडेंसेस का क्या बैलेंस है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। नेक्स्ट है
स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज मोर अंडर क्रिमिनल केसेस। देखिए क्रिमिनल केसेस का अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो उसका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली हाई है क्रिमिनल केसेस में, उसको आप कहीं भी कम नहीं आंक सकते। कंटेंट्स ऑफ मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव इन रिलेशन टू क्राइम अमाउंट डॉक्यूमेंट। एट प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है कि जो मेमोरी कार्ड होते हैं, जो पेन ड्राइव का यूज़ किया जाता है, कि अगर उसमें कुछ कंटेंट्स हैं तो ये माना जाएगा कि वो भी एक डॉक्यूमेंट है, उसको आप कोर्ट में साबित कर सकते हो, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उसको लेकर चलोगे। तो आज हो गया हमारा थर्ड पेज और कुछ केसेस डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पेज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस हुआ तो हम उसको भी अच्छे से वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये हेल्पफुल वीडियो है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।